नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चर्चा कर रहे हैं आपके यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण लेखकों के बारे में। इसके पूर्व हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में और भीष्म शाहनी के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, जिनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आपके यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा में प्रति वर्ष यानी कि वर्ष में 2 बार जो आपका एग्ज़ाम होता है, उसमें हर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद से पूछा ही जाता है। चाहे वो सूची सुमेलन में दिया हो, चाहे वो कथन कारण के रूप में दिया हो या फिर नॉर्मल जो एमसीक्यू आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसमें दिया हो। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज की क्लास में बने रहिए अंत तक और पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक सुनें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक हैं। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि बाकी के 3 स्तंभ कौन-कौन हैं। तो 3 स्तंभ हैं महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये 3 अन्य छायावादी आधार स्तंभ माने जाते हैं और हमारे जो चौथे स्तंभ हैं वे हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म जो है 1889 में 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी 1889। 30 जनवरी जिस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 1889 आपको याद रखना है क्योंकि जन्म वर्ष ही सूची सुमेलन में पूछा जाता है। इस कारण से आपका जन्म वर्ष जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 15 नवंबर 1937। लेकिन हमारा जन्म वर्ष जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। इनका जन्म और मृत्यु दोनों जो है काशी में हुआ था। काशी को ही हम वाराणसी के नाम से या बनारस के नाम से जानते हैं, अर्थात काशी, वाराणसी या बनारस एक ही जगह के नाम हैं। आप इन तीनों में से कोई भी नाम ले, वह एक ही स्थान को सूचित करता है। इसके अलावा जो जयशंकर प्रसाद थे वे संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे। मतलब इनकी पकड़ इन तीनों भाषाओं में बहुत अच्छी थी। इनके काव्य गुरु रहे हैं पंडित देवी प्रसाद शुक्ल। जैसे कि आपके कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं जो आजकल आपके नए एग्ज़ाम पैटर्न बन रहे हैं, उसमें आपसे 4 या 5 कथन दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि उनमें से कितने कथन सही हैं। तो उसमें आपका कथन बन सकता है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वर्ष 1889 है। उनके काव्य गुरु का नाम मतलब प्रसाद के काव्य गुरु पंडित देवी प्रसाद शुक्ल हैं। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर उसी में एक और कथन बन सकता है कि प्रसाद जो है संस्कृत, हिंदी और फारसी भाषा के अच्छे जानकार थे और इनकी जन्म और मृत्यु काशी में ही हुई है ना। तो इस तरह से आपको कथन दे करके उनके सही या गलत होने की पहचान करने के लिए दिया जा सकता है। इसी तरह इन्होंने 9 वर्ष की उम्र में ही यानी इतने कम उम्र में ही इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था और कलाधर उपनाम से इन्होंने अपना प्रथम सवैया लिखा था जो कि ब्रजभाषा में था। तो आपको याद रखना है कि कलाधर उपनाम किसके बचपन का नाम था? तो जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम था। उन्होंने कितनी वर्ष की आयु में लेखन कार्य आरंभ किया था? तो 9 वर्ष की आयु में और ब्रज भाषा में उन्होंने एक सवैया की रचना की थी। आपके यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद के नाटक लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इसके अलावा उनकी और रचना जो आकाशदीप कहानी है वह भी लगी हुई है। तो इस तरह से जयशंकर प्रसाद एक महत्वपूर्ण लेखक हो जाते हैं आपके पाठ्यक्रम के। तो चलिए अब हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियाँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है प्रेम पथिक, जो कि ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में लिखा गया है। ब्रज भाषा में इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में और खड़ी बोली में 1914 ईस्वी में इंदु पत्रिका में हुआ। आप देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद के जितने भी कृतियाँ हैं
उन सब का प्रकाशन जो है इंदु पत्रिका में ही हुआ है, अर्थात मतलब मैक्सिमम जो है इंदु पत्रिका में ही छपी हैं। तो आप प्रसाद को इंदु पत्रिका से जोड़कर देख सकते हैं, है ना। इस तरह से आप याद रख सकते हैं ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। करुणालय, करुणालय इनका काव्य नाटक है, ये 1913 में प्रकाशित हुआ। इम्पोर्टेंट है, करुणालय इम्पोर्टेंट है, प्रेम पथिक भी इम्पोर्टेंट है। महाराणा का महत्व, ये आपके रिसेंट दिसंबर 2024 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। महाराणा का महत्व 1914 इसका प्रकाशन वर्ष है, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। बब्रुवाहन 1911 में प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर आपका प्रेम पथिक, करुणालय और महाराणा का महत्व, ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। आप जो है मुझे 1 मिनट का समय दें। तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में यानी कि काव्य संग्रह में उनके अन्य काव्य संग्रह हैं कानन कुसुम। कानन कुसुम आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है। यह भी 2 भाषाओं में लिखा गया, एक ब्रज भाषा और एक खड़ी बोली। जब वो सर्वप्रथम ब्रज भाषा में लिखा गया, क्योंकि जयशंकर प्रसाद की आरंभिक रचनाएं जो है ब्रज भाषा में ही होती थी, तो यह 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और जब इसका खड़ी बोली में अनुवाद हुआ तब 1918 ईस्वी में इसे पुनः प्रकाशित किया गया। किसको? कानन कुसुम को। तो कानन कुसुम जो है जयशंकर प्रसाद का खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह माना जाता है। इसके बाद हमारा जो दूसरा काव्य संग्रह है वह है चित्राधार। 1918 में ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में मिश्रित रूप से प्रकाशित हुआ, और जब इसे ब्रज भाषा में 1928 में प्रकाशित किया गया, यानी कि आपको प्योर ब्रज भाषा कब देखने मिली? 1928 में। और जब चित्राधार को सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया था तो वह मिश्रित रूप से यानी कि खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों के मिश्रण से प्रकाशित हुई थी। फिर तीसरा है झरना, जो कि उनका एक प्रमुख काव्य कृति है, काव्य संग्रह है, 1918 में प्रकाशित हुई। और यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें प्रथम प्रभात, जिसे हम पहली छायावादी कविता के नाम से जानते हैं, यह प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ आपसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला यह कि पहली छायावादी कविता किसकी मानी जाती है या कौन सी मानी जाती है? तो प्रथम प्रभात मानी जाती है। दूसरा, प्रथम प्रभात जो कविता है वह कौन से काव्य संग्रह में संकलित है? तो झरना काव्य संग्रह में संकलित है। झरना का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1918, है ना। 1918, 1919 में आपका असहयोग आंदोलन इतिहास में आपने पढ़ा होगा शुरू हुआ था। इस तरह से उसी के पास की रचना है। फिर है आंसू। आंसू इन्होंने लिखी है 1925 में। फिर लहर काव्य संग्रह इनका 1935 में। इसके बाद 1936 में इनका एक बेंचमार्क जो काव्य संग्रह आता है वह है कामायनी, जिसमें कि कुल 15 सर्ग हैं, और यह एक महाकाव्यात्मक रचना है जिसे जयशंकर प्रसाद ने 1936 ईस्वी में लिखा, और इसे उस टाइम का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से कामायनी, जो कि आपके पाठ्यक्रम की एक महत्वपूर्ण रचना है यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम की, और आपके जितने भी हिंदी साहित्य के कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वह अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में कामायनी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ तक कि मास्टर्स में भी यह जो है रचना आपको मिलेगी। तो यह एक महाकाव्यात्मक रचना है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936। आपको भूलना नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपने देखा कि जयशंकर प्रसाद ये जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, जिन्हें इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान है। इसी कारण इन्होंने न केवल कहानी बल्कि कविता और साथ में नाटक भी और उपन्यास भी, यानी कि गद्य पद्य दोनों में ही इन्होंने अपनी रचनाएं की है, और यह सब आपके पाठ्यक्रम में है। तो हमने देख लिया है इनका काव्य संग्रह। अब हम इनकी नेक्स्ट कृति कहानी, नाटक और उपन्यास देखते हैं। तो प्रसाद के उपन्यासों में 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती।
इसमें कंकाल जो है 1929 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी और इरावती जो कि अपूर्ण है 1938 ईस्वी में लिखी गई है। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखना है, वैसे तो ये तीनों ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। इरावती अपूर्ण है, इस कारण से ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और आपके एग्ज़ाम में कंकाल और तितली पूछे जा चुके हैं, है ना। इसके बाद हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ। कहानी संग्रह है एक्चुअली ये, है ना, कहानी संग्रह। तो छाया 1912 में प्रकाशित, प्रतिध्वनि 1928 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में, इंद्रजाल 1936 में। तो आकाशदीप जो रचना है वह आपके पाठ्यक्रम में है। इसमें आपकी छाया 1912 और ये आकाशदीप और आंधी 1931 ये इम्पोर्टेंट है। इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है ग्राम, जो कि इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इनके कुल कहानी संग्रह 5 जो कि हमने ऊपर अभी पढ़े, और कुल कहानियाँ इनका इस कहानी संग्रह में जो संकलित कुल कहानियाँ हैं वह है 70 कहानियाँ। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों की। आप जो है अभी तक की क्लास में सोच रहे होंगे कि इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, यानी कि आपको रचनाओं के नाम और उनके प्रकाशन वर्ष याद रखने हैं। लेकिन अंत में मैं आपको बताने वाली हूँ जयशंकर प्रसाद के रचनाओं की विशेषता, जिससे आप जो है अगर ज़्यादा याद नहीं करते हैं तो भी से आप एक गेसवर्क कर सकते हैं एग्ज़ाम में। इसके लिए बने रहिए हमारे अंत तक, हमारे क्लास के अंत तक। तो चलिए देखते हैं इनके नाटक। उर्वशी 1909 में प्रकाशित, सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912, प्रायश्चित 1914, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922 इम्पोर्टेंट है ये वाला, जन्मेजय का नाग यज्ञ ये भी आया था आपके रिसेंट एग्जाम में 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त आपके पाठ्यक्रम में शामिल है 1928, एक घूंट इम्पोर्टेंट है, पहला हिंदी एकांकी माना जाता है 1930 में प्रकाशित, ये आपके एग्ज़ाम में अभी रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था। एक घूंट किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, प्रकाशन वर्ष 1930, हिंदी का पहला एकांकी। इसके बाद है चंद्रगुप्त आपके पाठ्यक्रम में शामिल 1931 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी, यह भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके बाद अग्निमित्र इसकी अपूर्ण रचना है। तो अग्निमित्र एक अपूर्ण नाटक है, यह आपको इसलिए याद रखना है, और ये इसीलिए जितनी भी अपूर्ण रचनाएं हैं वे सब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की विशेषताओं की। आप जो है इनकी विशेषताओं को जितने अच्छे से समझ पाएंगे उतने अच्छे से आप गेस वर्क कर पाएंगे एग्ज़ाम में, और इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है अगर आपको याद भी नहीं है तो भी सॉल्व होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि प्रसाद की रचनाओं में आपको देखने मिलेगी भावों की प्रधानता, दृश्य की प्रधानता, चित्रात्मकता, राष्ट्रीयता और देश प्रेम का भाव, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, नाटकीयता, अंतर्द्वंद और आदर्शवादी विचारधारा, ये सभी प्रसाद की रचनाओं की विशेषता हैं। और इसे आप जो है यदि जानना चाहते हैं तो आप इनके रचनाओं को एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। जैसे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो इन्होंने लिखा है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, महाराणा का महत्व। तो देखिए इसमें महाराणा है ना, ध्रुव स्वामिनी, तो ये सब कैसे पात्र हैं? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इनकी पृष्ठभूमि क्या है? ऐतिहासिक है। लेकिन इन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखते हुए किसका, कौन सी समस्या को उठाया है? तो आधुनिक समाज की समस्या को इन्होंने उठाया है। जब आप इस स्कंदगुप्त पढ़ते हैं तब आपने देखा होगा कि वह अंतर्द्वंद से जूझता है। वहाँ पे देवसेना एक पात्र है, उसको कैसी विचारधारा का दिखाया? आदर्शवादी विचारधारा का। इसी तरह आपने जो पुरस्कार कहानी पढ़ी होगी उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे उसमें देश प्रेम, राष्ट्रीयता को दिखाया गया है, उसमें भी अंतर्द्वंद है, उसमें भी आदर्शवादी सोच है। आकाशदीप कहानी जो आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आप यह चीज़ देख पाएंगे। फिर दृश्य की प्रधानता है, चित्रात्मकता जब आप पढ़ेंगे तो आपको जो है अपने इमेजिनेशन में विजुअलाइज होने लग जाएगा। भावों की प्रधानता है, नाटकीयता है, तो यह सब है प्रसाद की रचनाओं की विशेषता।
तो जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि कौन से, अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है, जैसे कि आपके अभी रिसेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था महाराणा का महत्व, है ना? महाराणा का महत्व किस में आया था? सूची सुमेलन में आया था। तो यदि आप इस बात को जानते हैं कि जो प्रसाद हैं वे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले टेम्परामेंट के व्यक्ति हैं, तो आप महाराणा देख सकते हैं, ये ऐतिहासिक पात्र है। तो यह जो रचना है वह किसकी हो सकती है? तो किसकी हो सकती है? प्रसाद की रचना हो सकती है। तो इस तरह से आप इसे सूची सुमेलन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं की। जयशंकर प्रसाद के साहित्य में योगदान को हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। इनकी पहली कविता है सावन पंचक 1906 में प्रकाशित। खड़ी बोली का पहला काव्य इन्होंने लिखा है कानन कुसुम 1913 में प्रकाशित। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह झरना 1918 में प्रकाशित। पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 में प्रकाशित। तो देखिए ये झरना में ही तो प्रथम प्रभात है, तो इस कारण से इनका प्रकाशन वर्ष सेम है। इसके बाद हिंदी का पहला गीति नाट्य, मैंने बताया था आपको कि करुणालय जो है क्या है? काव्य नाटक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गीति नाट्य बोलते हैं। जैसे कि आपका अंधा युग, अंधा युग भी क्या है? एक गीति नाट्य है। तो हिंदी का पहला गीति नाट्य है करुणालय 1913 में प्रकाशित। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो ये थी आपके जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास को ख़त्म करने से पहले हम देख लेते हैं एक क्विक रिकैप आज की क्लास का। रिकैप के पहले यदि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और यदि आपको पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सुझाव के माध्यम से हमें बताएं कि आप जो है हमसे कौन कौन से कंटेंट चाहते हैं। और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और जो बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वे इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। टाइप करें हिंदी विद AB। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का रिकैप। तो जयशंकर प्रसाद जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं, इनका जन्म वर्ष है 1889, और काशी, वाराणसी और बनारस ये तीनों एक ही स्थान के नाम हैं। जयशंकर प्रसाद को संस्कृत, हिंदी और फारसी तीनों भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने 9 वर्ष की आयु में लेखन कार्य आरंभ किया। इनके प्रमुख काव्य कृतियों में कौन कौन से हैं? करुणालय जो कि गीति नाट्य है 1913 में प्रकाशित, और इनमें जो इंदु पत्रिका है, तो इंदु पत्रिका से जयशंकर प्रसाद को आप जोड़कर देख सकते हैं। महाराणा का महत्व 1914 में प्रकाशित। कामायनी मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित रचना, इसमें 15 सर्ग है 1936 में प्रकाशित। इसी तरह जो कानन कुसुम है, जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह माना जाता है। झरना प्रथम प्रभात कविता पहली छायावादी कविता मानी जाती है 1918 में प्रकाशित। उपन्यास और कहानियों में इनके प्रमुख उपन्यास हैं कंकाल, तितली और इरावती जो कि अपूर्ण हैं। कहानियों में आकाशदीप जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, और छाया 1912 में प्रकाशित। प्रथम कहानी है ग्राम इंदु पत्रिका में। कुल कहानी संग्रह है 5। आपके पाठ्यक्रम में प्रमुख नाटक जो लगे हुए हैं स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। एक घूंट जो कि पहला हिंदी एकांकी माना जाता है 1930 में प्रकाशित। प्रसाद की रचनाओं की विशेषताओं में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, आदर्शवादी, राष्ट्रीयता, देश प्रेम और भाव प्रधानता ये प्रमुख माने जाते हैं। तो यहीं पर आज की हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, और हमारे अगले लेखक में हम छायावाद के अन्य लेखकों के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।